नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों आइए हम आज का पाठ शुरू करें। बच्चों आज का पाठ है हमारा कक्षा 6 का, पाठ का नंबर है 7। भूगोल की पुस्तिका का पाठ है ये, हमारा देश भारत। तो बच्चों नाम से ही आपको पता चल रहा है, आज हम अपने भारत को जानेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। जैसे भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के आसपास कौन सा महासागर है, कौन से सागर हैं, और भारत के द्वीपों के बारे में भी जानेंगे। तो आओ बच्चों आज का पाठ हम शुरू करें। बच्चों भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। बच्चों ये प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वे भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। आप देखो भारत के मानचित्र को, भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है और तीसरी तरफ हिंद महासागर है। तो इसका मतलब भारत क्या है बच्चों? भारत एक प्रायद्वीप है, इसलिए हम इसके साथ प्रायद्वीप शब्द का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों और भारत को जानने की कोशिश करते हैं हम। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। और बच्चों इसी भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आओ बच्चों भारत की स्थिति को देखें। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 देखें। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच का समय का अंतराल लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतर में होने के कारण समय में अंतर आ जाता है जो पूर्व से पश्चिम में देखा जाता है। इसीलिए पूरे देश के लिए एक मानक समय निर्धारित किया गया है जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर होता है। क्योंकि ये देशांतर रेखा देश के मध्य से गुजरती है, इसलिए इस रेखा के समय को देश का मानक समय माना गया है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं। बच्चों मानचित्र 7.1 को देखो। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं हमारे भारत से जुड़ी हुई हैं। इन देशों के नाम पता लगाएं। चलो सबसे पहले अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये हो गए हमारे 7 देश जो हमारी स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी हुई है बच्चों? फिर से मानचित्र को ध्यान से देखो। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। तो हमारे पड़ोसी देश कुल 9 हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। आओ बच्चों, अब हम अगले उपविषय पर चलें, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। बच्चों, इसके लिए आप मानचित्र 7.2 देखें। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। बच्चों, अभी कुछ महीनों पहले हमारे 29 राज्य थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर को हमने केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया और उसके बाद लेह और कश्मीर हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और हमारा एक राज्य घट गया। इसलिए हमारे पास 28 राज्य बच गए और केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए तो 9 बन गए। तो याद रहेगा ना बच्चों? बच्चों, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। बच्चों, अब हम भौतिक विभाजन के बारे में बात करते हैं। भौतिक विभाजन क्या होता है बच्चों? ये होता है पर्वतों के द्वारा या किसी भी प्राकृतिक सीमा के द्वारा, जैसे मैदानों के द्वारा, मरुस्थलों के द्वारा, पठारों के द्वारा। तो आओ बच्चों, इसको हम विस्तार से जानें। बच्चों, इसके लिए मानचित्र 7.3 देखो। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा, उत्तरी मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पांचवा, तटीय मैदान। छठा, द्वीप समूह। आप देखो, भारत का भौतिक मानचित्र आपको दिख रहा है। इस चिन्ह में सबसे पहले पर्वत और पहाड़ी श्रेणियां दिखाई गई हैं। पर्वतीय प्रदेशों को गहरे पीले रंग में दिखाया गया है, पठारी प्रदेशों को पीले रंग में और हरे रंग में मैदानी प्रदेशों को दिखाया गया है। आप देख सकते हो बच्चों। तो बच्चों, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। ये संतरी क्या होता है बच्चों? जो हमारे घर के बाहर पहरा देता है। वैसे ही हिमालय हमारे देश के बाहर पहरा देता है। हिमालय को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बच्चों, इसीलिए इसे हमारा संतरी कहा जाता है। हिम जमा आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसीलिए इन्हें बर्फ का घर कहते हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए बच्चों। बता सकते हैं आप सब? जैसे कुल्लू, मनाली, है ना? शाबाश, है ना बच्चों? और बताओ बच्चों, और बोलो। डलहौजी, धर्मशाला। अब है शिवालिक हिमालय। ये सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे उत्तरी मैदानों के बारे में। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। बच्चों, भी जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? आओ मैं आपको बताती हूँ। ये जलोढ़ निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, इसीलिए इन्हें जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। तो हमारे जो ये मैदान है उत्तर भारत के,
ये इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के बाद बने हैं, इसीलिए इन्हें जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अब बात करते हैं हम अपने भारतीय महामरुस्थल के बारे में। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यहाँ वर्षा व पानी की कमी के कारण ये शुष्क तथा रेतीला है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, हिमालय से भी पुरानी। जितने भी विश्व में श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, उन सब में सबसे पुरानी हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है। विंध्या एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या साहिद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत के तटों पर स्थित पहाड़ियां तथा पर्वत स्थल हैं। जिस प्रकार धरातल पर पर्वत और पहाड़ियां हैं बच्चों, उसी प्रकार समुद्र के अंदर भी पर्वत और पहाड़ियां स्थित हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह उन्हीं पर्वतों और पहाड़ियों के पानी से ऊपर उठे हुए भाग हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा तथा असमान है। चित्र 7.3 में आप फिर से देखें। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। तो हमारे पठार क्या हैं बच्चों? खनिजों के भंडार हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदानों की। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वे भाग होता है बच्चों जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी हमारे द्वीप समूह के बारे में। बच्चों भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट में कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अब बच्चों ये प्रवाल क्या होता है? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पालिप कहा जाता है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंची होती जाती है और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो बच्चों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित दूसरा द्वीप है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि अंडमान निकोबार किस तरह का द्वीप है? जैसा मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, वैसे ही अंडमान द्वीप पता है कैसे बना है? एक पर्वत होता था जो पानी में जलमग्न हो गया यानी कि डूब गया, और उसके बाद जो ऊपर ज़मीन दिखती है आपको वो वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बच्चों आप जानते हो 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। वो हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आई थी और बहुत ही नुकसान किया। उसके अलावा हमारे पूर्वी तटों के इलाकों में भी उसने बहुत नुकसान किया। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए आपको जानकारी उन दिनों मिली होगी कि किस तरह सुनामी भारत के तट से टकराई थी। आपको पता है ये सुनामी आई कहाँ से थी? ये शुरुआत हुई थी इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया के सुमात्रा से। सुनामी होता क्या है बच्चों? सुनामी होता है जब समुद्र के अंदर भूकंप आ जाता है और उस भूकंप की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठती है और वो तटों में आकर
जो लोग होते हैं उनको बर्बाद कर देती है, उनके घरों को नुकसान कर देती है। तो बच्चों, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो आओ बच्चों, अब मैं आपसे इस पाठ के प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? विकल्प है शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। सही उत्तर है शिवालिक। अगला प्रश्न, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। सही उत्तर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? विकल्प है श्रीलंका तथा मालदीव, दूसरा भारत तथा श्रीलंका, या तीसरा भारत तथा मालदीव। सही उत्तर है भारत तथा श्रीलंका। अगला प्रश्न, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? विकल्प है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह, तीसरा है मालदीव। सही उत्तर है लक्षद्वीप द्वीप समूह। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विकल्प है अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय। सही उत्तर है अरावली। आओ बच्चों, अब मैं आपसे खाली स्थान पूछूं। पहला, भारत का क्षेत्रफल लगभग रिक्त स्थान है। दूसरा, महान हिमालय को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से रिक्त स्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चौथा, नर्मदा नदी रिक्त स्थान सागर में गिरती है। पांचवा, रिक्त स्थान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो बच्चों, पहला क्या होगा? पहला उत्तर, शाबाश, कोशिश करो बच्चों, बिल्कुल सही, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा, हिमाद्री। तीसरा, राजस्थान। चौथा, अरब। पांचवा, कर्क रेखा। शाबाश बच्चों। अगला प्रश्न, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। तो बच्चों, अपने सामने एक मानचित्र रख लें और उसमें ये दर्शाएं। सबसे पहले कर्क रेखा, दूसरा भारत का मानक याम्योत्तर, तीसरा जिस राज्य में आप निवास करते हैं, चौथा अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह, और पांचवा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा और भारत की जानकारी भी आपको मिल गई होगी। भारत कितने भौगोलिक प्रदेशों में बटा है ये आपने अच्छे से जान लिया और सभी भौगोलिक प्रदेशों के महत्व को भी आपने समझ लिया होगा। तो बच्चों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।